भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों पर चढ़ जाते हैं और उनसे डट के मुकाबला करते हैं। इसमें 50 से भी ज्यादा चीनी सैनिक मारे गए। ऐसा ही कुछ फरवरी 1962 लद्दाख में देखा गया, जब वहां बर्फ पिघलनी शुरू हुई और एक गडरिया इत्तेफाक से रेजांग ला जा पहुंचा। वहां उसने जो मंजर देखा वो काफी ज्यादा खौफनाक था। 113 भारतीय जवान बर्फ में दबे हुए थे। किसी के हाथ में बंदूक थी, किसी के हाथ में पट्टी। उन्हें देखकर लगता मानो अभी भी मोर्चे पर जुटे हुए हैं। वो गडरिये वापस आते हैं और ये सब जानकारी अधिकारियों को देते हैं। हालांकि रेजांग ला से लौटे हुए कुछ जवानों ने पहले भी ये कहानी सुनाई थी, लेकिन तब किसी ने उनकी बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया था। वहां पर तैनात 120 सैनिकों ने चीन की 3000 की फौज को रोक दिया था। सुनने में असंभव लगता है, मगर ये असंभव संभव कैसे हुआ? क्या है रेजांग ला के जवानों की कहानी और कैसे भारत की आधी जमीन भी चीनियों को नहीं लेने दी? चलिए जानते हैं। क्योंकि 18 नवंबर 1962 सुबह होने को थी और बर्फ की चादर ने पूरी जगह ओढ़ी हुई थी। सूरज 17,000 फीट की ऊंचाई तक अभी नहीं चढ़ पाया था। लद्दाख में ठंडी और कलेजा जमा देने वाली हवाएं चल रही थी। यहां सीमा पर भारत के सैनिक तैनात थे। 13 कुमाऊं बटालियन की सी कंपनी चुशुल सेक्टर में तैनात रेजांग ला यानी रेजांग के पास पर अपने वेपन्स लिए चीनी जवानों का वेट कर रही थी और इस बटालियन को लीड कर रहे थे मेजर शैतान सिंह। मेजर शैतान सिंह का जन्म 1 दिसंबर 1924 को राजस्थान के जोधपुर जिले में हुआ था। इनके पिता हेम सिंह भट्टी भी एक जवान थे। अब पिता की तरह ही बेटे ने भी देश के लिए कुछ कर दिखाने का सपना देखा था और पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद भारतीय सैनिक बनने का उनका सपना पूरा भी हुआ। 1 अगस्त 1949 को ये जोधपुर स्टेट फोर्सेस के ऑफिसर बनते हैं। जब जोधपुर रियासत भारत का पार्ट बना तब इन्हें कुमराव रेजिमेंट में ट्रांसफर कर दिया गया। इसके बाद नागा हिल्स ऑपरेशन में इन्होंने अपनी सूझबूझ का परिचय दिया। इसके अलावा 1961 में जब गोवा भारत का पार्ट बना तो उस टाइम भी शैतान सिंह ने बखूबी जिम्मेदारी निभाई थी। 1962 में इनके भारतीय आर्मी के लिए लगातार अच्छे कामों को देखते हुए प्रमोशन दे दिया गया और तब इन्हें मेजर का पद मिला। आगे जब 1962 में चीन और भारत का युद्ध शुरू हुआ तब इंडियन आर्मी को कोई एक्सपीरियंस सोल्जर चीन के बॉर्डर पर चाहिए था। उस वक्त मेजर शैतान सिंह को 13 बटालियन ऑफ कुमराओ रेजिमेंट की एक छोटी सी टुकड़ी को लीड करने की जिम्मेदारी दी गई, जिन्हें लद्दाख के चुशुल सेक्टर में तैनात किया गया। चुशुल सेक्टर भारत और चीन के बीच एक डिस्प्यूटेड एरिया काफी सालों से रहा है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यहां से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर है। जिस कुमाऊं रेजिमेंट को यहां भेजा गया था उनके जवान ज्यादातर हरियाणा से थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी बर्फ गिरते हुए नहीं देखी थी। उन्हें 2 दिन के नोटिस पर कश्मीर के बारामुल्ला से डायरेक्ट चुशूल लाया गया था। उन्हें इतनी ऊंचाई और कपकपाती सर्दी में ढलने का मौका ही नहीं मिला था। इन जवानों के चुशूल पहुंचने के साथ ही इंडियन एयरफोर्स का प्लेन आर्म्स और अम्यूनिशन के साथ 47 अहिर्स रिक्रूट को लेकर आता है, जिन्हें डायरेक्ट ट्रेनिंग से लाया गया था। इंडियन आर्मी के इन रिक्रूट्स को लद्दाख की हड्डी तक कपा देने वाली ठंड का पता नहीं था, लेकिन देश को इनके कंधों पर पूरा भरोसा था। 47 नए अहिर रिक्रूट्स के साथ मेजर शैतान सिंह की कमांड में अब टोटल 120 जवान थे और इस कंपनी को चार्ली नाम दिया गया था, इसलिए इसको सी कंपनी भी कहा जाता है। इस कंपनी में आए जवानों ने पहले कभी ठंड का अनुभव नहीं किया था, फिर भी वो इस ठंड में देश की सुरक्षा के खातिर दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार थे। वहीं दुश्मन सैनिक इस जगह पर लड़ने के आदी थे, पर मेजर शैतान सिंह के जाबाज जवानों के जोश के सामने भयंकर ठंड भी बेअसर थी। उनके फौलादी दम के सामने दुनिया का कोई भी सैन्य दल चकनाचूर हो जाता। जब जवान अपनी पोजीशन लेके तैनात थे तभी चीन की तरफ से कुछ हलचल होती दिखती है। उस वक्त बटालियन के जवानों ने देखा कि उनकी तरफ रोशनी के कुछ गोले चले आ रहे हैं, वो भी टिमटिमाते हुए। तभी मेजर शैतान सिंह ने गोली चलाने के आदेश दिए। थोड़ी देर बाद मेजर शैतान सिंह को पता चलता है कि ये रोशनी के गोले असल में लालटेन हैं और इन्हें कई सारे याक्ष के गले में लटकाकर चीन की सेना ने इन्हें भारत की तरफ भेजा था और ये उनकी एक स्ट्रैटेजी थी भारतीय फौज को चकमा देने की। उनको पता था कि भारतीय फौज के पास हथियार सीमित हैं। 600 राउंड्स गोलियां, 9 लाइट मशीन गन्स, 3 इंची मोटार्स और बंदूक भी ऐसी जो एक बार में एक फायर कर पाती थी। इन्हें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बेकार घोषित कर दिया गया था और अब इन जवानों को बस इतने ही हथियारों के साथ रेजांग ला को बचाना था। वहीं दूसरी साइड से चाइनीज फौज नंबर्स में भी ज्यादा थी। उनके पास 3000 से ज्यादा जवान थे और वेपन्स भी न्यू टेक्नोलॉजी से लेस थे। 20 अक्टूबर को लड़ाई छिड़ चुकी थी, मगर 24 अक्टूबर को चाइना ने अचानक लड़ाई बंद कर दी। भारत को पता था कि लड़ाई फिर से कभी भी शुरू हो सकती है। उस वक्त मेजर शैतान सिंह ने अपने जवानों को यह साफ कह दिया था कि कोई भी इस वक्त छुट्टी लेके वापस नहीं जाएगा, क्योंकि चाइना कब अंदर घुस जाए उसका कुछ पता नहीं है।
इस समय जब वो एक इंस्पेक्शन कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक जवान काफी डिप्रेस नजर आ रहा था। जब मेजर शैतान सिंह जी ने उससे प्रॉब्लम पूछी तो उसने बताया कि उनकी मां की तबीयत खराब है और जवान को उनकी चिंता सता रही है। तब मेजर शैतान सिंह ने अपने बुलंद आवाज में बोला कि छुट्टी तो वो नहीं दे सकते और ना तो वो वापस जा सकते हैं, क्योंकि हम देश की सेवा के लिए हैं और उसी वजह से हम यहाँ पर हैं। लेकिन अगर वो यहाँ से बच जाते हैं तो वो उस जवान की मां की अपने पूरे जीवन सेवा करेंगे, और अगर वो मर जाते हैं, शहीद हो जाते हैं और वो जवान बच जाता है तो वो भी इस तरह का कुछ उनकी फैमिली के लिए करते। जब उन्होंने ये सब बातें की तो हर जवान के अंदर एक अलग ही मोटिवेशन आ गया, और जो जेसीओ वहां मौजूद थे वो भी इस बात को देख के हैरान हो गए कि किस तरह से ये अफसर जो है वो इतने मोटिवेटेड हो चुके हैं। काफी दिन बीतने के बाद 18 नवंबर को फिर लड़ाई शुरू हुई। मेजर शैतान सिंह ने अपने जवानों को पहाड़ी के सामने की ढलान पर तैनात किया। उनकी अब पोजीशन बेहतर थी क्योंकि चीन का हमला नीचे से ऊपर की ओर होना था। हालांकि चीनी सेना पूरी तैयारी से आई थी, उन्हें ठंड में लड़ने की आदत भी थी और उनके पास पर्याप्त हथियार भी थे। पहले दौर में भारतीय फौज ने चीनियों को पीछे खदेड़ा, लेकिन शैतान सिंह जानते थे कि चीनी फौज उनका गोला बारूद खत्म होने का इंतजार कर रही है। उन्होंने वायरलेस पर सीनियर अधिकारियों से बात की और मदद मांगी। सीनियर ऑफिसर्स ने उन्हें साफ कहा कि अभी मदद नहीं पहुंच सकती, आप चाहे तो चौकी छोड़कर पीछे हट सकते हैं और अपने साथियों की जान बचा सकते हैं। मेजर इसके लिए लेकिन तैयार नहीं हुए और चौकी छोड़ने का मतलब था हार मानना। उन्होंने अपनी टुकड़ी के साथ एक छोटी सी मीटिंग की और उन्होंने कहा अगर कोई पीछे हटना चाहता है तो हट सकता है, लेकिन वो लड़ रहे हैं और जो लोग रुकेंगे वो भी उनके साथ लड़ेंगे। मगर इसके बाद भी कोई भी पीछे ना हटा। गोलियां भी कम थी, ठंड की वजह से उनका शरीर जवाब दे रहा था और चीन से लड़ पाना नामुमकिन सा लग रहा था। लेकिन बटालियन ने अपने मेजर के फैसले पर भरोसा दिखाया। 8 नवंबर 1962 रिजांगला 8:10 पर चीनी सैनिक अब तक प्लाटून 7 और 8 तक पहुंच चुके थे और अब वो इतने करीब थे कि मेजर शैतान सिंह उन्हें अपनी दूरबीन से देख सकते थे। उन्होंने देखा कि प्लाटून 9 कंपनी मुख्यालय और जहां 3 इंच मोटर सेक्शन था उस पर हमले करने की तैयारी चाइनीज सोल्जर्स शुरू कर चुके हैं। तभी मेजर शैतान सिंह रेडियो पर नायब सूबेदार रामचंद्र के पास पहुंचते। उन्होंने उनको सिचुएशन के बारे में बताया और कहा कि हमला किसी भी क्षण हो सकता है। जब उन्होंने उनसे पूछा कि क्या उनकी बटालियन तैयार है, उन्होंने जोश में सीधा कहा हम तैयार हैं। चीनी हमले के बाद भारतीय जवानों को मामूली चोटें लगी हुई थी और उसके बाद भी उस कड़कड़ाती ठंड में उनका जोश कम ना हुआ था। चाइनीज सोल्जर्स इस बार धुआंधार हमला करते हैं। हर बंकर पे कंटिन्यूअसली फायरिंग होती रहती है। थोड़ी देर बाद लड़ाई एक असहज शांति की स्थिति में आ जाती है क्योंकि दोनों पक्ष एक दूसरे पर अब तक लगातार हमले कर चुके थे। मेजर शैतान सिंह को पता चलता है कि अब उनके पास बस 50 से भी कम सैनिक बचे और ऊपर से बहुत लिमिटेड गोला बारूद और बम थे। वहीं दूसरी तरफ अभी भी चीन के पास हजारों सैनिक थे और अनलिमिटेड हथियार और गोला बारूद। चार्ली कंपनी के पास अब केवल साहस और चाइनीज जवानों को खत्म करने की भावना थी। घड़ी पर समय 8:30 का था और तभी एक चमत्कारी घटना होती है। जब चीनी सैनिकों का ध्यान वेस्ट की ओर भारतीय जवानों पर था तब अचानक ही नॉर्थ साइड से एलएमजी की एक बौछार और राइफल की गोलीबारी उन पर पड़ती है। इस अचानक हमले ने चीनी सैनिकों को घबराहट से भर दिया और वे छिपने के लिए कूद पड़े। इस गोलाबारी से कई चीनी सैनिक ढेर हो गए। मेजर शैतान सिंह को यह समझने में केवल 1 सेकंड का समय लगा कि किसकी बंदूकों ने इतने सारे चीनियों को मार गिराया। ये नायाब सूबेदार सुरजा राम का सेक्शन 3 था, जिसे शुरुआत में ही प्लाटून कमांडर द्वारा एक खाली स्थान पर तैनात किया गया था। चाइनीज जवानों के हमले के बाद भी एनके सहीराम और उनका दल हमले के बाद पीछे नहीं हटे थे। इसके बजाय उन्होंने अपने प्लाटून कमांडर नायब सूबेदार सुरजाराम के अंतिम आदेशों का पालन करने का फैसला किया था, जो अब जीवित नहीं थे। मगर कुछ ही देर में चाइनीज सोल्जर्स ने इस टुकड़ी को चारों ओर से घेर लिया था और उस वक्त पूरे प्लाटून को उन्होंने मार गिराया। मेजर शैतान सिंह और उनके साथ जवानों ने दूरबीन के माध्यम से एनके सहीराम और उनके जवानों के अंतिम क्षणों को गर्व के साथ देखा। चीनी सैनिकों ने तभी उस जगह को घेर लिया था और अब 2 एमएमजी के साथ प्लाटून 9 कंपनी मुख्यालय और मोटोर एरिया पर उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी। वो लगभग 1000 गज की दूरी से भारतीयों पर गोलीबारी कर रहे थे और जवाबी कार्रवाई के लिए भारतीयों के पास एकमात्र हथियार 3 इंच मोटोर थी। लेकिन समस्या यही थी कि चार्ली कंपनी के पास सीमित बम बचे थे। इसलिए अब मेजर शैतान सिंह को एक बड़ा डिसीजन जल्द से जल्द लेना था।
काफी सोच विचार के बाद मेजर शैतान सिंह ने प्लाटून 7 की पोजीशन दोबारा लेने का फैसला किया। उन्होंने प्लाटून 9 के प्लाटून कमांडर नायब सूबेदार रामचंद्र को रेडियो पर बुलाया और कहा कि हम पलटन 7 की स्थिति फिर से लेनी पड़ेगी और उनके साथ सूबेदार रामचंद्र का सेक्शन 1 और 2 भी चलेंगे। जब मेजर शैतान सिंह इंतजार कर रहे थे तो वो स्थिति को देखने के लिए कुछ देर के लिए बाहर निकले। तभी उनके हाथ और कंधे पर गोलियां लगी। वो तुरंत कंपनी हेडक्वार्टर्स में वापस आ गए। वहां मौजूद एक सिपाही ने फर्स्ट एड किट निकाली और उनके जख्मों पे पट्टी बांधी। इन जख्मों के बाद भी जब उनके पास दूसरी प्लाटून पहुंची